इस सीरीज में हम लोग प्रश्नों के माध्यम से जो प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या अदर एग्ज़ामों में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो सर्वमान्य रूप से लॉर्ड क्लाइव को ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। क्लाइव के बारे में अगर चर्चा करें तो एक क्लर्क की हैसियत से इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करना स्टार्ट किया था और 1765 से लेकर के 1767 तक ये बंगाल के गवर्नर भी रहे। ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित करने में वो चाहे प्लासी का युद्ध हो या बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हो, वो इन्हीं के द्वारा परफॉर्म की जाती है। तो वास्तविक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेलेजली, इन सब का भी व्यापक योगदान था, लेकिन यहाँ आंसर होगा आपका लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। यहाँ गवर्नर जनरल्स के नाम दिए गए हैं। 2006 में ये प्रश्न पूछा गया था यूपीपीसीएस में। सुरक्षा प्रकोष्ठ का मतलब है घेरे की नीति। घेरे की नीति वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। इस नीति के द्वारा जो मित्र राज्य थे उनके साथ शामिल होकर के शत्रु राज्य को घेरना था। जो शत्रु राज्य थे उन पर आक्रमण करना, उनके भूभाग को हासिल करना और फिर उसको मित्र राज्य के साथ में शेयर करना। ये नीति वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित थी, जिनका कार्यकाल भारत में 1772 से लेकर के 1785 तक था, जिसमें इन्होंने 1772 में बंगाल के गवर्नर के रूप में काम करना स्टार्ट किया और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद 1773 से लेके 1785 तक इन्होंने भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में काम किया। यानी कि एक साल 1772 में बंगाल के गवर्नर के रूप में काम किया और फिर वारेन हेस्टिंग्स ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद 1773 से 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें जो सुरक्षा की नीति थी यानी कि प्रकोष्ठ नीति, इसे हम घेरे की नीति या रिंग फेंस इन सब नामों से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो रॉबर्ट क्लाइव 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुई और उसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मिल गई, यानी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक कार्यों को एक तरीके से मान्यता दिया और बंगाल की दीवानी उसे सौंप दिया। तो 1765 से लेकर 1767 तक, इन 2 सालों तक रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर थे, गवर्नर जनरल नहीं, पहले गवर्नर के रूप में इन्होंने काम किया। 1765 से 7 से लेकर के और 1769 तक वर्लेस्ट ने गवर्नर के रूप में बंगाल के काम किया है और तीसरे 1769 से लेकर के 1772 तक, यानी वारेन हेस्टिंग्स के आने तक, ये समय है वर्लेस्ट का और 69 से लेकर के 72 तक कार्टियर ने बंगाल के गवर्नर के रूप में काम किया। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल में गवर्नर जनरल, जो गवर्नर का पद था उसको गवर्नर जनरल के पद नाम से विस्थापित किया गया, जो कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। दूसरा पॉइंट, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरे वाले पॉइंट में देखिए कहा गया है कि विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट सही है। यहाँ से आपको कुछ और बातें भी ध्यान रखनी है, जैसे बंगाल का प्रथम गवर्नर, दूसरा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का
प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तीसरा पॉइंट, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। और चौथी बात, भारत का प्रथम वायसराय। ये 4 पॉइंट्स आपको एक साथ हमेशा याद रखने चाहिए। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल ये क्लाइव था, बंगाल का प्रथम गवर्नर ये था क्लाइव। पहला गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये विलियम बेंटिक। और भारत का प्रथम वायसराय ये कैनिंग। 1857 के बाद की क्रांति के बाद 1858 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय पद नाम दिया गया। जब भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया तो यहाँ के गवर्नर जनरल को वॉइस ऑफ रॉय, राजा की आवाज़ से जोड़ा गया, वो शब्द दे दिया गया वायसराय। तो यहाँ पे पहला वाला तो आपका रॉन्ग है, दूसरा वाला सही है। आंसर बी हो जाएगा। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल क्लाइव था। बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1773 में, ये 1765 में, ये 1773 में बन रहे हैं, ये 1833 में और ये 1858 में। वायसराय का पोस्ट 1858 में, भारत का गवर्नर जनरल 1833 के अधिनियम के जरिए, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए, और बंगाल का प्रथम गवर्नर 1765 के जरिए क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को समाप्त किया? तो ये समझिएगा, 1765 में जब इलाहाबाद की संधि होती है तो उस संधि के द्वारा बंगाल में डुअल गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट होता है, जो बंगाल के अंदर उप नवाब पद का एक सृजन कर दिया जाता है। अंग्रेज़ों की अपनी ये नीति थी कि बंगाल के अंदर जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको चलाने के लिए बंगाल के ही किसी व्यक्ति को, यानी जो नवाबों का सिलसिला था, उसको जारी रखा जाए और उप नवाब नाम से एक पद का सृजन कर दिया गया कि उप नवाब उन पदों को चलाएगा। बाकी सारी दीवानी का जितना काम था, टैक्स कलेक्शन का सारा काम अंग्रेज़ों ने अपने हाथ में ले लिया। तो ये डुअल सिस्टम्स के तहत गवर्नमेंट का सेटलमेंट हो रहा था। गवर्नमेंट वहाँ पे चल रही थी, एक उप नवाब और दूसरा अंग्रेज़ पूरी पावर में थे, लेकिन ये टैक्स कलेक्शन दीवानी वाले काम में ही अपने आप को सीमित रखना चाहते थे, क्योंकि इन्हें अपना व्यापारिक हित मैक्सिमम करना था। ये राजनीतिक कार्यों में अपने आप को शामिल करके अपना समय नहीं खराब करना चाहते थे। 1765 से लेकर के 1772 तक बंगाल में डुअल गवर्नमेंट सिस्टम चलता रहा, जिसमें उपनवाब ये प्रशासनिक काम देखने के लिए था। सारा वित्तीय जितना सोर्स था दीवानी के तहत जो भी मामले थे राजस्व कलेक्शन का, वो अंग्रेज़ देख रहे थे, यानी कि मेन पावर अंग्रेज़ों के पास में थी। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स जब आया तो वो बंगाल के गवर्नर के रूप में आया। उसने द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया, यानी उपनवाब के पद को समाप्त करके बंगाल का सारा चार्ज अपने हाथों में ले लिया कंप्लीटली। इतिहास में आप डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को कई बार पढ़ेंगे। तो एक डुअल सिस्टम गवर्नमेंट का 1765 में आप देखेंगे कि 1765 में बंगाल के अंदर डुअल गवर्नमेंट सिस्टम आता है। उसके बाद 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के जरिए भी एक डुअल गवर्नमेंट सिस्टम की शुरुआत होती है। ये 1765 में आता है और 1772 में पहला वाला डुअल गवर्नमेंट सिस्टम जो बंगाल में आता है वो 72 में समाप्त कर दिया जाता है। दूसरा डुअल गवर्नमेंट सिस्टम आप 1784 में देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट के जरिए, जब कंपनी के अंदर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और उसी के साथ में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी गठन कर दिया जाता है, और इससे भारत में डुअल बॉडी स्टार्ट हो जाती है जो गवर्निंग बॉडी है। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। ये 1784 से स्टार्ट होती है और 1858 तक भारत में ये डुअल गवर्नमेंट सिस्टम चलता रहता है।
ये दूसरा डुअल गवर्नमेंट सिस्टम है। तीसरा आप 1919 के अधिनियम के जरिए देखेंगे जिसमें प्रांतों में डुअल गवर्नमेंट सिस्टम लाया जाता है, जहाँ पे एक गवर्नर होता है वो और उसके साथ में उस प्रांत के अंदर एक चुनी हुई सरकार, जैसे कि आप आज मुख्यमंत्री देखते हैं, राज्यपाल देखते हैं, तो उस समय जो सब्जेक्ट्स थे यानी राज्य सूची के विषय थे उनको दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। जो महत्वपूर्ण विषय थे उनको गवर्नर्स को सौंपा गया और जो कम महत्व के विषय थे उनको चीफ मिनिस्टर को दिया गया जो उस समय चुन के आए थे। ये व्यवस्था 1919 से 1935 तक चली और 1935 के अधिनियम के जरिए इसे भी समाप्त किया गया। ये तीसरा आपको इतिहास के अंदर डुअल गवर्नमेंट सिस्टम मिलेगा। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। और चौथी बार भी आप एक और डुअल गवर्नमेंट सिस्टम देखेंगे जो 1935 के अधिनियम के जरिए, ये प्रांतों के लिए लाया गया था 1919 वाला। और सिफारिश साइमन कमीशन ने भी किया। गोलमेज सम्मेलन में ये डिसाइड हुआ कि प्रांतों से द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया जाए और उसे समाप्त किया गया 1935 में। 1935 के अधिनियम में ये सिफारिश की गई थी कि केंद्र में डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को लागू किया जाए, यानी कि केंद्र में जो वायसराय है उसको कुछ आरक्षित विषय दे दिए जाएं, जैसे कि फाइनेंस हो गया, विदेश मामले हो गए, रक्षा हो गया, और बाकी मामले जो केंद्र के लिए एक संघीय सरकार चुनी जाए उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाए। बट केंद्र में ये व्यवस्था कभी लागू नहीं हो पाई और इसलिए ये 1935 में डुअल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं लागू हुआ। बाकी ये 3 डुअल गवर्नमेंट सिस्टम आप देखेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि बंगाल में किसने इसको समाप्त किया था, तो बंगाल के डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घेरे की नीति संबंधित थी। घेरे की नीति जिसको मित्र राज्य के जरिए शत्रु राज्य को घेरना, उसको युद्ध में परास्त करके उसकी सारी जो है भूभाग को आपस में बांट लेना, शामिल कर लेना, अपने राज्य में मिला लेना, ये था घेरे की नीति और इस वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा शुरू की गई थी। 1772 से 1885 इनका कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। तो पहला शासक अवध का नवाब था जिसने बक्सर के युद्ध के बाद, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ और इस बक्सर के युद्ध में 3 संयुक्त सेनाएं, एक मुगल सम्राट, अवध का नवाब और बंगाल का नवाब, ये एक तरफ थे और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ रही थी। अवध और बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। मुगल बादशाह, अवध का नवाब और बंगाल का नवाब, इनकी तीनों की संयुक्त सेना बक्सर के युद्ध के मैदान में हार जाती है। भारत के संदर्भ में बक्सर के युद्ध का महत्व बहुत अधिक है। उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है इसी बक्सर के युद्ध के बाद, जिसमें अवध का जो नवाब है उसके साथ में सहायक संधि की जाती है। सहायक संधि के जरिए एक ब्रिटिश रेजिमेंट अवध में रखा जाता है, एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति कर दी जाती है और ये कहा जाता है कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन एक तरीके से देखिए तो अवध अपनी स्वतंत्रता यहीं खो बैठता है। तो भारत में पहला शासक था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था, वो था अवध का नवाब 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा। इलाहाबाद की संधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भारत का पहला राज्य था। तो बेलेजली भारत में आते हैं, ये 1798 में भारत आते हैं, 1805 तक भारत में रहते हैं। इनका टाइम पीरियड 1798 से लेके 1805 तक है। बेलेजली को भारत में उस समय नेपोलियन का खतरा मंडरा रहा था। 1797 में नेपोलियन पूरे अपने विस्तारवादी नीति के साथ मिस्र पे आक्रमण करता है। 1798 तक वो मिस्र जीत लेता है। उसका अगला जो है लक्ष्य भारत की ओर ही रहता है, भारत पर आक्रमण के लिए रहता है। उसी समय टीपू सुल्तान के द्वारा भी उसे संदेश भेजा जाता है भारत पर आक्रमण के लिए। और फ्रांसीसी कंपनी 1760 में वाड़ीवास के युद्ध के जरिए जो फ्रांसीसी कंपनी हार चुकी है उसको अपनी अस्मिता वापस पाने के लिए भी नेपोलियन का इंतज़ार रहता है। तो कई कारणों से बेलेजली को भारत भेजा जाता है। एक काफ़ी निडर और साहसी व्यक्ति था बेलेजली, कूटनीतिक रूप से अत्यधिक सक्षम व्यक्तियों में से था, जिसे ब्रिटिश साम्राज्य के संरक्षकों में से एक माना जाता है, जिसने आने के बाद भारत में बड़ी तीव्र गति से
शासन सत्ता को संभाला, प्रसार बनाए रखा, ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा किया भारत के अंदर, और नेपोलियन के हमले से भारत को इसने बचाया है। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहले 1798 में ही ये राज्य था हैदराबाद, जिसने बेलेजली की सहायक संधि को भारत में स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार। तो पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। इसने 1802 में 31 दिसंबर, जब इस पर होलकरों ने हमला किया पेशवा बाजीराव द्वितीय पर पुणे में, तो होलकर के हमले में सिंधिया और पेशवा बाजीराव द्वितीय दोनों की संयुक्त सेनाएं हार गईं। तो ये पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेज़ों से जा मिला और वहाँ पे इसने 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेज़ों के साथ बसीन की संधि की, और इस बसीन की संधि ही एक सहायक संधि के रूप में थी जिसे लॉर्ड बेलेजली ने संपन्न किया था। तो 1802, इसी के बाद 1803 से लेकर के 1805, 1803 से 1805 देखेंगे आप, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा और इसमें अंग्रेज मराठा परिसंघ में फूट डालने में सक्षम रहे। और बाद में 1817 और 18 जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, इसमें मराठा शक्ति भारत से पूरी तरह समाप्त हो जाती है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड बेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? तो दूसरों के खर्च पे एक बड़ी सेना बनाए रखना, बिल्कुल। घेरे की नीति का व्यापक रूप था सहायक संधि व्यवस्था, जिसमें एक मित्र राज्य है, एक शत्रु राज्य है। मित्र राज्य के साथ में शत्रु राज्य पे हमला किया गया और इसके क्षेत्र को विजित कर लिया गया। विजित करने के बाद अब मित्र राज्य के अंतर्गत अगर ये क्षेत्र आ गया, इसमें से कुछ हिस्सा अंग्रेज अपने भूभाग में मिला लेते थे, बाकी जो मित्र राज्य है उसकी सेना समाप्त कर दी जाती थी और उसे एक रेजिमेंट रखनी होती थी। अपने पास, जिसका खर्च इस मित्र राज्य को ही उठाना होता था और ये ब्रिटिश रेजिमेंट उसकी रक्षा करती। उसके विदेशी संबंध समाप्त हो जाते। उसके विदेशी संबंधों को तय करने के लिए, निर्धारित करने के लिए, चलाने के लिए एक रेजिमेंट के साथ में रेजिडेंट भी बना दिया गया। एक ब्रिटिश अधिकारी था जिसकी नियुक्ति, तो सहायक संधि में पहली बात आप याद रखिए कि जो राज्य सहायक संधि को स्वीकार करते थे वहाँ पे एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखी जाती थी, एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति होती थी जो उसके विदेशी मामलों के संचालन के लिए होता था। और तीसरा, अंग्रेज कहते थे कि इसके आंतरिक मामलों में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो लिखित रूप में, व्यवहारिक रूप में ऐसा नहीं था, केवल ये कहने के लिए था कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप उस राज्य के नहीं होगा, लेकिन आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप रेजिडेंट के द्वारा, और चूंकि रेजिमेंट ही है, सेना ही है, तो होता रहता था। लेकिन 3 बातें सहायक संधि व्यवस्था की का हिस्सा थी। पहला कि मित्र राज्य के अंदर एक रेजिमेंट रखी जाएगी जिसका खर्च वो मित्र राज्य उठाएगा। रेजिडेंट होगा, रेजिडेंट एक ब्रिटिश अधिकारी होगा जो उस राज्य की विदेश नीति का संचालन करेगा, उसी के द्वारा विदेश नीति संचालित होगी। वो मित्र राज्य अपनी किसी भी विदेश नीति को स्वतंत्र रूप से संचालित नहीं करेगा और आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप न करने की भी का वादा होता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था। तो पहला, यह अभी 2018 में पूछा गया है, पहला पॉइंट देखिए, दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, बिल्कुल सही है। उस समय भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षा प्रदान करना एकदम सही है, क्योंकि सहायक संधि से पहले ये 1797 में नेपोलियन मिस्र की तरफ बढ़ा था और उसका अगला जो लक्ष्य था वो भारत पर ही आक्रमण का था। और उसी समय 1798 में बेलेजली को भारत भेजा जाता है। 1798 से लेकर 1805 बेलेजली को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संरक्षकों में से एक माना जाता है। तीसरा पॉइंट था कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन। तो ये लागू नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्ती योजना लाई थी, जिसके द्वारा कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन होना था। भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्ती योजना, भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्ती योजना या प्रणाली ये डेवलप की गई थी, जिसके द्वारा
नियत आय का प्रबंधन होता। भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, ये भी सहायक संधि प्रणाली का अपना एक उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तो नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो वो था लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली को इसीलिए नेपोलियन के खतरे से बचाने के लिए भारत को ये 1798 में भारत भेजा गया था, और यहाँ पे आने के बाद इन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। 1798 से 1805 लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल था। आते ही इस व्यक्ति ने सबसे पहले चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 किया, जिसमें इसने टीपू सुल्तान को समाप्त किया, क्योंकि टीपू सुल्तान लगातार फ्रांस के संपर्क में था और नेपोलियन को भारत पर आक्रमण के लिए बार बार ये मैसेजेज भेज रहा था। तो लॉर्ड वेलेजली ने इसे समाप्त किया, सहायक संधि प्रणाली के द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया, और इसी के समय में 1803 से लेकर के 1802 में 31 दिसंबर 1802 को बसीन की संधि की गई पेशवा बाजीराव द्वितीय के द्वारा, और इसने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जिसमें इसने मराठों की शक्ति को काफ़ी कमज़ोर कर दिया। मराठा परिसंघ के बीच में फूट डाल दी गई, आंग्ल मराठा युद्ध किया गया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध बाजीराव द्वितीय के साथ में बसीन की संधि के बाद हुआ, जिसमें होलकर ने सिंधिया और मराठा की संयुक्त सेना पर आक्रमण किया था। उसके बाद ये अंग्रेज़ों से संधि के बाद, सहायक संधि के बाद शुरू हुआ। तो दो महत्वपूर्ण कार्य थे लॉर्ड वेलेजली के भारत में, दो महत्वपूर्ण युद्ध। एक 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया और मैसूर का क्षेत्र अंग्रेज़ों ने अपने में मिला लिया। अब 1803 से लेकर 1805 आंग्ल मराठा युद्ध, और उसके साथ ही इसने सहायक संधि व्यवस्था के जरिए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को काफ़ी मजबूती प्रदान किया।